यस प्यारे बच्चों, न्यूक्लियाई को आगे बढ़ाते हुए कलम और रफ नोटबुक साथ लेकर नोट्स बनाने तैयार कर दें और डीपली समझते भी रहें। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, आइसोटोप्स। जानते होंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वही एटॉमिक नंबर भी होता है। अगर दो न्यूक्लियाई हैं और उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, अर्थात एक ही एटॉमिक नंबर है, अर्थात एलिमेंट एक ही है, बस मास नंबर उनके अलग अलग है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्रोटॉन एक जैसे हो गए ना, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए, यानी कि एटॉमिक नंबर एक जैसा बट मास नंबर डिफरेंट। फिर मैं लिखाना शुरू कर दूंगा, इसे समझ लें। पहले दो प्रकार से परिभाषा लिखी जा सकती हैं और दोनों सही है। नंबर 1, टू न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। या टू न्यूक्लियाई having same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. दोनों मतलब एक ही है। तो राइट नाउ कोई सी लिख दी बस, तो पर जो मैं लिख रहा हूं ये ज्यादा अच्छा रहेगा। द न्यूक्लियाई having same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. लिख दो फटाफट, एग्जाम्पल भी लिखते हैं। वन H1, 1H2, 1H3, same number of protons. Chlorine 35, mass number 17, mass number 35, 37. First example, second example. Write the next heading, आइसोबार्स। उल्टा हो जाएगा, मास नंबर एक जैसे होंगे और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। अर्थात एटॉमिक नंबर अलग अलग होने का मतलब प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, अर्थात एक ही एलिमेंट नहीं होंगे। ओके, और मास नंबर एक जैसे होंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ये इक्वल। तो राइट नाउ विदाउट टाइम वेस्टिंग, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल सबके लिख देना। ऑर्गन कैल्शियम 18, 20, बोथ आर 40। ओके, और लिख देना आयरन निकल 26, 28 और 58। ओके, नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को समझने के लिए खाली एक छोटी सी बात है, प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए, आइसोटोप्स में आ गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल होने चाहिए, आइसोबार्स में आ गया। अब बचता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली इक्वल होने चाहिए, दैट्स ऑल। तो न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, 1H3, 2He4, number of nucleons, number of protons. After subtracting, remains number of neutrons. So 4 minus 2, 2 neutrons. 3 minus 1, also 2 neutrons. So isotopes.
क्लोरीन, पोटेशियम 37, 39, 20 difference, 20 difference. So number of neutrons 20, 20 in each, so called isotopes. Okay, प्यारे बच्चों, इन बेसिक जानकारी के बाद आपने रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके ये पढ़ा था। आज इनका एक्सप्लेनेशन सुनिए इस वीडियो में। ये इस वीडियो का सर्वोत्तम भाग है। हैंड डाल दें अल्फा डीके। रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा एमिशन होता है स्पॉन्टेनियस और साथ में गामा रेज भी निकलती है, इस घटना को बोलते हैं अल्फा डीके। तो साथ साथ लिखते रहें, लिखने का प्रोसेस साथ साथ चलाते रहें तो पता भी नहीं चलता नोट्स कब तैयार हो। पहले सारी वीडियो देख लेंगे तो नोट्स बनाने की हिम्मत नहीं होती, फिर मन होता बना लेंगे पर होता नहीं है। बस हाथ तो हाथ ही बना लो, बहुत ज्यादा बेहतर है। पहला स्टेटमेंट, द स्पॉन्टेनियस emission of alpha particle from a nucleus is called alpha decay। ध्यान है ना, कभी छोटी मोटी बातें सुन लो और लिखो ना, कहानी खराब हो जाएगी जरा सी देर में। The spontaneous emission of alpha particle from nucleus is called alpha decay। ZA, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो जो बचेगा उसमें इसमें 2 की कमी और इसमें 4 की कमी हो जाएगी, प्लस एनर्जी। एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियस, पूरा ध्यान केंद्रित कर लें न्यूक्लियस के ऊपर, केवल न्यूक्लियस के बारे में सोचें बस। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बना हुआ है। चार्जिंग केस में न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, केवल प्रोटॉन्स पर चार्ज है। ये प्रोटॉन्स बहुत ही कम एरिया में एक साथ कैसे संभव है? ये रिपल्स होके दूर दूर क्यों नहीं चले जा रहे? हाउ न्यूक्लियस इज एग्जिस्ट, ये चलते हुए चैप्टर में ही आएगा कि ये संभव कैसे है। फिलहाल ये तो मानते हो कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वे तो नेचुरली एक दूसरे से रिपल्स होकर दूर जाना चाहेंगे, किसने रोका हुआ है उनको? ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो उन्हें रोके हुए, जो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, इन्हें बांधा हुआ है इनको। प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, कोई मतलब नहीं है इसको कि कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन न्यूट्रल है। हाँ, अगर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए तो उनके रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करना फिर भारी पड़ जाता है और तब अल्फा पार्टिकल निकलना कुड़क देनी शुरू हो जाता है। अब बचा हुआ न्यूक्लियस एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ता है। ओके, राइट नाउ in a heavy nucleus, the electrostatic repulsion force between protons is unable to counterbalance by nuclear forces. Then alpha particle emit out and remaining daughter nuclei tends to existence. Okay, अल्फा पार्टिकल निकल जाने से ये रेशियो कुछ कम हो जाता है फिर, और अब न्यूक्लियर फोर्स को काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये रीजन इसका कहा गया। ओके, नाउ बीटा डीके, पहले लिख दीजिए, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम ए न्यूक्लियस is known as beta decay. X, Z, A,
बीटा पार्टिकल, तो जो बचेगा उसमें इसमें एक वृद्धि हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा, रिमेन सेम। और मैंने बताया था बीटा पार्टिकल बिना एंटी न्यूट्रिनो के नहीं निकलेगा, प्लस एनर्जी। एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल यानी नेगेटिव पार्टिकल अगर निकलना एक बड़ी ही जटिल समस्या थी, कि नेगेटिव पार्टिकल का न्यूक्लियस से निकलना एक तरह से असंभव ही था। ओके, बहुत लंबे टाइम बाद इसका बारे में जानकारी दी गई, सोचा गया, एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। प्यारे बच्चों, ये कहा गया कि हर न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के लिए उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो एक सर्टेन वैल्यू को प्राप्त करना चाहिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए, और वो रेशियो अगर हिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो बीटा पार्टिकल निकलता है। और बीटा पार्टिकल ही नहीं, एक और पार्टिकल निकलता है जिसका यहां पे रहस्योद्घाटन होने वाला है। प्यारे बच्चों, सारा खेल न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का है। मैं भी लिखवा दूंगा उसको, ठीक है? आप पहले समझ लें, समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ तो पोर्शन आ भी रहा बोर्ड में, ठीक है। देखिए, इसकी एक सर्टेन वैल्यू उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इस सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगी, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या जो होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी, या प्रोटॉन की संख्या कम होगी, अर्थात एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने की आवश्यकता है ताकि न्यूट्रॉन कम हो जाए और प्रोटॉन दोबारा बढ़ जाए। अगर ये रेशियो उस सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन को हटाना पड़ेगा, और ये न्यूट्रॉन तुरंत कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, 1h1। समझ रहे हो कैसे? और एक बीटा पार्टिकल -1 बाहर निकाल देगा, प्लस बिना एंटीन्यूएबल नहीं निकलेगा, प्लस एनर्जी। एक न्यूट्रॉन तुरंत प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर बीटा पार्टिकल निकाल देता है, और न्यूट्रॉन के कम हो जाने से भी कम हो जाएगा, साथ साथ प्रोटॉन के बढ़ जाने से भी ये का रेशियो कम हो जाएगा और एग्जिस्टेंस की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू उस सर्टेन वैल्यू से कम होगी, अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा या इसको कम करना पड़ेगा, तब उल्टी घटना घटती है। तब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और तब जो बाहर निकलता है +1 0। ये भी बीटा पार्टिकल जैसा ही है, जरा ध्यान लगा के मेरी बात को सुनना। ये पार्टिकल भी बीटा पार्टिकल जैसा ही है, उतना ही चार्ज है, उतना ही मास है, सब कुछ एक जैसा है, बस एक अंतर है मात्र, वो ये कि ये पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोटॉन तो भारी होता है इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा। इसका मास इलेक्ट्रॉन का ही मास के बराबर है, चार्ज भी उसके बराबर है, बस पॉजिटिव है। इसे नाम दिया गया इनिशियली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और फिर इसका नाम शॉर्ट करके बना दिया पॉजिट्रॉन। इट इज पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन बिना न्यूट्रिनो के बाहर नहीं निकलेगा। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो पार्टिकल निश्चित रूप से निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निश्चित रूप से निकलेगा। इसका ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में ये जानकारी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो
ये घटनाएं चलती रहती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में इंटरचेंजिंग की, जिससे एग्जिस्टेंस में रहता है और पॉजिट्रॉन और बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं। अब सुनने कैसे लिखना है। एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, its neutron to proton ratio should be equal to a certain value for that nucleus. If this ratio increases from this certain value, then immediate one neutron convert into proton and one beta particle with antineutrino emitter. उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिख देंगे। फिर अगले पैराग्राफ से, if this ratio decreases from that certain value, then one proton is converted into neutron and one positron with neutrino particle is emitted. अब ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये इसका एक्सप्लेनेशन है बीटा पार्टिकल के निकलने के साथ साथ पोजिट्रॉन के निकलने का भी। ओके, और अब इस वीडियो का अंतिम भाग, गामा डीके का कारण क्या हो सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। राइट द हेडिंग गामा डीके। गामा डीके तो अल्फा बीटा के साथ गामा निकलती है, इसी गामा डी कहा जाता है। तो राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन अल्फा और एड में लिखना, व्हेन अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट आउट फ्रॉम ए न्यूक्लियस, गामा रेज इज आल्सो एमिट आउट फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज नॉन एज गामा डीके, या एमिशन ऑफ गामा फोटॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस with alpha particle or beta particle is called gamma decay. ये भी ज्यादा अच्छी रहेगी। एक्सप्लेनेशन, बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना। जैसे आप में से किसी, आप में से नहीं, ये लगा लीजिए कि जैसे कोबाल्ट है और इसका ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। कोबाल्ट अपने ग्राउंड, हर कोई अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में रहे, एक्साइट स्टेट में जाता भी है तो 10⁻⁸ सेकंड ठहर के वापस आ जाता है। और इसने एक बीटा पार्टिकल -1 0 माइनस कर दिया, आपने उसे निकाल दिया। बीटा पार्टिकल्स के निकलते ही इसका एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, इट बिकम्स 28 एंड न्यू एलिमेंट इज बोर्न विच इज निकिल। और निकिल का ग्राउंड स्टेट ये नहीं है, यह है निकिल। ये सब ग्राउंड स्टेट। जैसे बीटा और ये जो कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ये निकिल का एक्साइटेड स्टेट है। अब आपके पास समझ में आ गई होगी, बीटा पार्टिकल के निकलते ही वो एनर्जी लेवल तो वही रहा भी, पर अब वो निकिल का हो गया, और निकिल का एक्साइटेड स्टेट है, इसे तो ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा, सो गामा फोटोन को निकालना ही पड़ेगा। अगर ये फोटोन निकलेगा तो 1.17 MeV, और ये निकलेगा तो 1.33 MeV एनर्जी वाले फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, यही गामा फोटोन है। ओके, ये एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले एक स्टेट एक्सप्रेशन लिख देना।
when when alpha or beta particle emit out, then ground state energy level of parent nuclei is excited state of daughter nuclei. They stay there only for 10⁻⁸ seconds and return to lower energy level or ground state, ultimately ground state. So gamma photons emit out. ओके, इस तरह से इस वीडियो को यहां समाप्त करें कि आज आपको इस वीडियो से आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स की जानकारियां और अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का एक्सप्लेनेशन, इतनी जानकारी आपको मिल गई, लिख भी लिया, और इससे संबंधित कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आप उसको करने में सक्षम हो। इस चीज की तरफ बढ़ें और 1 घंटे के अंदर ही इसके नोट्स ऐसे अपडेट कर लें कि पेपर चाहे कल हो जाए, इसमें से कुछ भी आ जाएगा वो तो हम लिखेंगे निश्चित रूप से, एंड रिवाइज ऑल्सो। अगर ये बहुत अच्छी तरह से आ गया हो तो रिविजन करें इसका कई बार। ओके, और प्रतीक्षा करें नेक्स्ट वीडियो की। न्यूक्लियाई कंटिन्यू।